नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि दर्शन के कार्यक्रम में। आज हमारा जो कार्यक्रम है वो केंद्रित है पशुओं पर। जी हाँ, पशुधन हमारे बहुत विशेष हैं। हमारा जो देश है भारत देश, वो कृषि प्रधान देश है और हम गोवंश पालन भी करते हैं। इनकी नस्ल सुधार करना बहुत आवश्यक है। जी हाँ, पशुधन के नस्ल सुधार किस तरह हो, उन्नत नस्लों का कैसे और ज़्यादा विकास हो, इसी विषय पर हमारा आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है। और इस पर हमने चर्चा करने के लिए अपने साथ आमंत्रित किया है श्री JN कंसोटिया जी को, अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल में पदस्थ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार सर, हम पशुपालन को आगे बढ़ावा देने के लिए, गोवंश की नस्ल सुधार करने के लिए कई कार्यक्रम चला रहे हैं। इसी में हमारा एक बहुत ही अत्याधुनिक तकनीक से विकसित केंद्र जो है वो भोपाल में है, जहां पर सेक्स सॉर्टेड सीमेंट निर्माण किया जाता है। क्या है ये, किस तरह कार्य करता है? देखिए, ये पशुओं की नस्ल सुधार के लिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छी नस्ल पैदा हो, जिससे दूध उत्पादन हो। प्रदेश में पिछले साल से हमारे यहाँ एक यूनिट तैयार हुई है, जिसमें हम अच्छे नस्ल के जो पशु हैं उनका सेक्स सॉर्टेड सीमन लेते हैं। और सेक्स सॉर्टेड सीमन का मतलब है कि ऐसा सीमन तैयार होता है जिसमें बछिया ही पैदा हो, क्योंकि दूध पालन के लिए जब हम पशुपालन करते हैं तो बछिया का होना ज़रूरी है। और आज जब मैकेनिकल मशीनें आ चुकी हैं तो जो हमारे मेल पशु हैं उसका उपयोग कम होता है। तो दूध की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम ये सेक्स सॉर्टेड सीमन का उपयोग करते हैं और इसके उपयोग से संभावना रहती है कि 90 से 95% बछिया ही पैदा होगी। बछिया पैदा होगी तो फिर वो आगे जाके दूध उत्पादन करेगी। सर, आपने सेक्स सॉर्टेड सीमेंट के बारे में बताया। जी, हाँ। इस अत्याधुनिक लैब की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अपने देश में ये टेक्नोलॉजी नहीं थी और इससे पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में टेक्नोलॉजी थी, तो अपने यहाँ ये उत्पादन हो इसका, इसलिए लैब की ज़रूरत पड़ी। अन्यथा हमको बाहर से इसको इंपोर्ट करना पड़ता तो बहुत महंगा भी होता और उसकी उपलब्धता का भी एक प्रश्न होता। तो इसलिए ज़रूरत पड़ी कि यहाँ ही पर अपन 2 से 3 लाख अभी सीमेंट डोज हम तैयार कर रहे हैं, यहीं तैयार हो, किसानों को जल्दी प्राप्त हो, जिससे किसान उसका उपयोग करके अपना आगे दूध उत्पादन बढ़ा सकें। जी, अगर हम सामान्य सीमेंट की बात करें और हम सेक्स सॉर्टेड सीमेंट की बात करें तो इसमें अंतर क्या है, इसके क्या लाभ हैं? अंतर यह है कि सामान्य सीमेंट का अगर हम उपयोग करते हैं तो संभावना है कि 50% बछिया होगी, 50% बछड़ा होगा। बिल्कुल। तो जो प्रोबेबिलिटी है सेक्स सॉर्टेड सीमेंट में वो बछिया होने की 90% है, जबकि सामान्य सीमेंट में 50% है। तो निश्चित ही इससे ज़्यादा फायदा है किसानों को। आपने हमें लाभ बताए, इतनी अच्छी जानकारी इस बारे में दी है। अगर हम मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं की बात करें तो पशुधन को आगे बढ़ाने के लिए और गौवंश के संवर्धन के लिए क्या क्या योजनाएं हैं? देखिए, प्रदेश की कई योजनाएं हैं, जिसमें मुख्य रूप से जैसे जिस योजना की हम बात कर रहे हैं, सेक्स सॉर्टेड सीमेंट का उपयोग करना है। हमारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें हम जो पशुपालक हैं उनको सहायता देते हैं। आचार्य विद्यासागर योजना है, अगर कोई किसान उसका पशुपालन करना चाहता है तो 2 लाख से लेकर 2.5 लाख तक उसको अनुदान मिलता है उसको, साथ में ब्याज पर उसको सब्सिडी मिलती है। हमारा जो कृत्रिम गर्भाधान का कार्यक्रम है उसके अंतर्गत हम मुफ्त में किसानों के लिए जो कृत्रिम गर्भाधान की सेवाएं हैं वो पशुओं के लिए उपलब्ध कराते हैं हम लोग। साथ में जो हमारी जो दूसरे कार्यक्रम हैं जैसे टीकाकरण अभियान है, पशुओं का उपचार है, वो हम करते हैं। बकरी प्रदाय की योजना है जिसमें गरीब लोगों को बकरी पालन के अनुदान देते हैं, और जो कुक्कुट पालन है उसके लिए हम लोग अनुदान देते हैं। और ये बहुत बड़ा कार्यक्रम प्रदेश में है, भारत सरकार की स्कीम का उपयोग हम लोग करते हैं, जिससे कि इस क्षेत्र में रोज़गार के अवसर पैदा हों, दूध उत्पादन हो, जिससे कि पोषण आहार लोगों का ठीक हो, लोगों की आय बढ़े, लोग आगे बढ़े। जी बिल्कुल बिल्कुल। सीमन की बात कर रहे थे, योजनाओं की बात हो गई। राष्ट्रीय पशुधन मिशन एक महत्वाकांक्षी योजना है और बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इसके बारे में किसान भाइयों को बताएं। देखिए, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम भारत सरकार ने लागू किया है, पिछले साल से ही इसको शुरू किया है और बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है जिसमें रोज़गार का सृजन हो और ये उद्यमिता के साथ जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। जो युवा लोग हैं अगर पशुपालन में अपना बड़ा काम करना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार इसमें अनुदान देती है। उदाहरण के लिए नस्ल सुधार के लिए अगर हम बकरी पालन करते हैं तो उसमें 50% तक सब्सिडी हैं और वो 50 लाख तक की सीमा तक हो सकती हैं। उधर चारा उत्पादन के लिए, साइलेज मेकिंग के लिए सब्सिडी हैं, वो 25 लाख तक हो सकती हैं। इसी तरीके से कुक्कुट पालन के लिए हैं, इसी तरीके से सूअर पालन के लिए हैं। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है, राष्ट्रीय स्तर की स्कीम है।
बैंकों के थ्रू हम फाइनेंस कराते हैं, सरकार 50% सब्सिडी देती है। अपने प्रदेश में भी इसमें 1200 से अधिक आवेदन किसानों के, किसान भाई हैं, उद्यमियों के आ चुके हैं, बैंकों से सैंक्शन भी हो रहे हैं। और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता की ये स्कीम है जिससे कि हम युवाओं को इसके साथ जोड़ सकें और जोड़ के उनको रोज़गार के अवसर उपलब्ध करा सकें, और साथ में जो हमारे छोटे किसान हैं उनको अगर अच्छी नस्ल के एनिमल प्राप्त करने हों तो ये जो हमारे बड़े उद्यमी हैं इनसे अच्छे नस्ल के एनिमल वो प्राप्त कर सकें। अगर हम पात्र हितग्राहियों की बात करें तो जी। कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, इसमें पात्रता बहुत ही सरल है। जी। इस देश का कोई भी नागरिक जो इस काम को करना चाहता है, जिसमें उद्यमशीलता हो, लगन हो, वो उसमें एप्लीकेशन डाल सकता है। और इसमें साथ में जो 10% राशि है वो मार्जिन मनी के तौर पे होती है, तो उतनी राशि की व्यवस्था उसको करनी होगी। क्या विभाग की तरफ से प्रशिक्षण की भी सुविधा है? हाँ, इसमें प्रशिक्षण की सुविधा है और इसका नियम भी है कि कोई भी जो आवेदक हैं अगर आवेदन डालता है तो उसको प्रशिक्षित होना ज़रूरी है। तो हमने हमारे जो फार्म्स हैं वहाँ पर हैं, यूनिवर्सिटीज़ में इसकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की है और प्रशिक्षण के बाद में उनको सर्टिफिकेट देते हैं, उसके आधार पर आवेदन भरते हैं। जी बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं पशुओं की उन्नत नस्ल सुधार के बारे में। जी, जी। आपने सेक्स सॉर्टेड सीमेंट के बारे में बताया, तो जी। अभी कितना उत्पादन हमारे लैब से हो रहा है? देखिए, अभी 2.25 लाख जो डोजेज हैं उसका उत्पादन हमारे यहाँ से हुआ है और साथ में इसका जब उपयोग बढ़ेगा तो हम इसका और भी क्षमता इसमें विस्तार हम लोग कर सकते हैं। और बाकी जो सामान्य सीमन है वो हमारा लगभग 30-32 लाख जो डोजेज हैं उसके हो रहे हैं। तो देखिए, काम हमारा पूरा चल रहा है इसमें और अभी सीमन की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। तो कृत्रिम गर्भाधान इसमें करवाया जाता होगा? जी जी, कृत्रिम गर्भाधान तो किस पद्धति तरह है। इसकी विधि है? देखिए, इसमें इसके भी हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं वो इसको करते हैं, डॉक्टर्स, ट्रेंड डॉक्टर्स हैं। और साथ में हमारा एक कार्यक्रम है, मैत्री कार्यक्रम है, जी। जिसमें हम जो गांव के पढ़े लिखे युवा हैं उनको हम 3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। 1 महीने की ट्रेनिंग यहाँ होती है, 2 महीने की ट्रेनिंग फील्ड में होती है और साथ में उनको हम लोग उपकरण भी देते हैं। और साथ में जो कृत्रिम गर्भाधान के लिए ज़रूरी है, लिक्विड नाइट्रोजन है, उसको उपलब्ध कराते हैं, जो सीमन है उसको उपलब्ध कराते हैं और वो ग्रामीण क्षेत्र में जाके इन सेवाओं का उपयोग करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत जी, अच्छी जी। जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दी। जी। लेकिन सर, हम आपसे आगे चर्चा जारी रखेंगे। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक छोटे से अंतराल का, बस अभी उपस्थित हुए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए
परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम में कृषि दर्शन में। और आज जो हमारा विषय है वो है पशुओं में उन्नत नस्ल सुधार कार्यक्रम। सर, कृत्रिम गर्भाधान के बारे में हमारे किसान भाइयों को जानकारी दीजिए। देखिए, कृत्रिम गर्भाधान ऐसा कार्यक्रम है जिसमें बाहर से उन्नत नस्ल के जो सांड होते हैं उनका सीमन लेते हैं और उसको साइंटिफिक तरीके से प्रिजर्व करके उसको रखते हैं उसको, और फिर जो हमारा ट्रेंड स्टाफ है वो जाके उसको कृत्रिम गर्भाधान का जो काम है वो वहाँ पर होता है। इसके लिए भारत सरकार ने एक डिटेल कार्यक्रम भी जारी किया है जी। जिसको NAIP हम लोग बोलते हैं, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम है। बिल्कुल। ये अलग अलग चरणों में यहाँ पर हो रहा है। अभी तृतीय चरण हमारा इसमें चल रहा है और इसमें जो सेवाएं हम लोग देते हैं वो मुफ्त में सेवाएं होती है, किसान से कोई चार्ज नहीं करते हैं। भारत सरकार इसमें अपना बजट देती है, स्टेट गवर्नमेंट अपना बजट इसमें मिलाती है और लगभग 30 लाख से अधिक जो डोजेज हैं साल भर में हम लोग इसका उपयोग हम लोग करते हैं। इससे अपने प्रदेश में काफ़ी सुधार हो रहा है। अपना जो प्रदेश है दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश आज राष्ट्रीय स्तर पे 3रे नंबर पे है और ये पहला उत्तर प्रदेश है, सेकंड राजस्थान, थर्ड अपना है। तो ये बहुत अच्छी प्रगति इसमें हुई है। हमारा लक्ष्य है कि इस दूध उत्पादन को और अधिक बढ़ाया जाए। मध्य प्रदेश में एनिमल्स की जो संख्या है वो बहुत अधिक है। उत्तर प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश का ये नंबर इसमें आता है, लेकिन दिक्कत है कि उन्नत नस्ल होनी चाहिए। उन्नत नस्ल अगर नहीं होगी तो हम उतना ज़्यादा उत्पादन नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पर ये जो सेक्स रोटेट सीमन है, कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम है, उसके लिए उन्नत नस्ल के जो एनिमल हैं उन्हीं का सीमन उपयोग करते हैं। अपने प्रदेश में लगभग 68% जो एनिमल्स हैं वो उन्नत नहीं है, ये कह सकते हैं हम लोग। तो उनको अगर हम उन्नत नस्ल में कन्वर्ट करते हैं तो दूध उत्पादन होता है। साथ में जो अपना प्रदेश है इसमें जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको अच्छा दूध प्राप्त हो,
उसके लिए हमारा जो दुग्ध संघ है बिल्कुल। वो काम कर रहा है इसमें, और ये दुग्ध महासंघ है वो कोऑर्डिनेट करता है, जिससे कि किसानों से हम लोग दूध लेते हैं, उनको आय हो उनको, और साथ में उसको प्रोसेस करके जनता के लिए हम लोग दूध उपलब्ध कराते हैं। जी, आपने दुग्ध उत्पादन की वृद्धि की बात जी, करी जी, है कि जी। दूध उत्पादन ज़्यादा होना चाहिए, जी। और हमारे यहाँ तो वैसे भी दूध को अमृत कहा जाता है। जी, जी। सर, अगर हम बात करें कि हम नस्ल सुधार तो करना चाहते हैं, जी। तो क्या टीकाकरण का भी इसमें लक्ष्य रखा गया देखिए, है? बहुत बड़ा इसमें भूमिका है टीकाकरण की, कि इसका भी एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम अभी चल रहा है, जिसको NADCP हम लोग बोलते हैं। क्योंकि देखिए, अगर पशु निरोगी होगा तो अच्छा दूध देगा। बिल्कुल। तो उसी के अंतर्गत हमारा जो टीकाकरण कार्यक्रम है वो भी बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसके 2 भाग हैं इसके। पहला है कि हर एनिमल की पहचान होनी चाहिए। बिल्कुल। अब इंसानों के लिए तो आधार कार्ड है, जी। लेकिन एनिमल्स के लिए भी सरकार ने आधार कार्ड अभी एक लागू किया है, जी। जिसको हम टैगिंग बोलते हैं। वो 12 अंकों का एक पीला एक कार्ड होता है। आपने देखा होगा कि कई एनिमल्स के कान में आजकल लगा हुआ रहता जी, है। बिल्कुल। तो सरकार चाहती है कि हर एनिमल का अपना एक कार्ड हो। उस कार्ड से हम ये पता लगा सकते हैं कि एनिमल का मालिक कौन है, उसकी नस्ल क्या है, कहाँ का रहने वाला है। तो वो हमारा लक्ष्य है कि हर एक एनिमल के साथ में ये कार्ड लगना चाहिए। जब कार्ड का उपयोग हो चुका होता है तो फिर उसमें एक हमारा बड़ा कार्यक्रम है, FMD कार्यक्रम है, खुरपका रोग जिसको बोलते हैं। और ये एनिमल्स में बहुत ही खतरनाक रोग होता है। तो उसका कार्यक्रम है कि हर एनिमल को FMD का एक टीका लगना है। जी। साथ में ब्रूसोलिस बीमारी होती है, उसका टीका लगना है। और इसके अलावा जो दूसरे टीके हैं, जैसे सूअर में अलग टीके होते हैं, बकरियों में अलग टीके होते हैं, मुर्गी के लिए अलग टीके होते हैं, वो टीका कार्यक्रम हमारा लगातार चलता रहता है। पशुओं में रोग और बीमारियों की रोकथाम के लिए टीकाकरण का भी एक जी, बहुत जी। बड़ा योगदान है, जो आपने जो बताया अभी हमारे जी, किसान जी। भाइयों को। अगर हमारे जो रोजगार लेना चाहते हैं, बेरोजगार हमारे भाई हैं, और वो पशुपालन में आना चाहते हैं, तो किस तरह हमारा जो विभाग है वो उनकी मदद करता है? देखिए, हम लोग उसके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, और पिछले साल से एक कार्यक्रम हमने चलाया है कि युवा संवाद, कि विभाग का ये सोचना है कि इस सेक्टर में अगर किसानों को आय बढ़ानी है तो ये सेक्टर सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है, और युवाओं को इसमें जोड़ना चाहिए। दुर्भाग्य से क्या हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं वो जब पढ़ लिख जाते हैं तो इसकी तरफ उनका ध्यान कम होता है, शासकीय नौकरी में ध्यान होता है, शहरी क्षेत्र के कामों में उनका ध्यान होता है। तो विभाग ने युवा संवाद शुरू किया है, विश्वविद्यालय के माध्यम से युवा संवाद शुरू किया है। जो हमारे डॉक्टर्स हैं जिला स्तर पे वो कॉलेजेज में जाते हैं, युवाओं को समझाते हैं कि छोटी छोटी जो वेटनरी की जो यूनिट्स हैं वो कैसे लगाएं। उदाहरण के लिए, युवा पढ़ने के साथ साथ अपना अगर 10-20 बकरी भी रखें, साथ में 1-2 गाय पालन भी करें, तो वो अच्छा रोज़गार उसको मिल सकता है। और ये जो रोज़गार है, ये पशुपालन के जितने भी रोज़गार हैं लोकल स्तर पे मिलते हैं। इसमें लोगों को माइग्रेट करने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें, और अपने घर में रह के, आसपास रह के इस काम को कर सकते हैं। तो युवाओं में इसका काफ़ी जोश है, और मुझे उम्मीद है कि हमारा जो युवा समाज है उसके कारण से हम लोग युवाओं को इसके लिए जोड़ पाएंगे। जी बिल्कुल, आपने रोजगार की जी। बात की है, युवाओं के लिए बात की है, बात आती है आर्थिक सहायता की। जी। तो क्या विभाग जो है वो आर्थिक सहायता भी देता है? नहीं, देखिए, मैंने अभी बताया ना, हमारी जो स्कीम्स हैं उसके अंतर्गत हम लोग अनुदान देते हैं। जी। जैसे आचार्य विद्यासागर योजना का मैंने कहा आपको अभी, कि उसमें 2 लाख से लेकर 2.5 लाख तक का अनुदान हम लोग देते हैं, ब्याज की सब्सिडी भी देते हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत 50% तक सब्सिडी है उसमें। और हमारे पशु जो अस्पतालों में जितना इलाज है वो लगभग फ्री है, उसमें बहुत कम चार्जेज हम लोग लेते हैं, या अधिकांश चार्जेज हम लेते भी नहीं हैं। तो ये पूरी किसानों के लिए सहायता है, पूरी की पूरी है। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारियां रोजगार के लिए जी, भी जी, बताई जी। हमारे किसानों के लिए। अगर हम बात करें हमारे जो आवारा मवेशी हैं, जी, जो जी। यहाँ वहाँ घूमते हैं, बीमार कई यहाँ वहाँ डले रहते हैं, जी, और जी। निशक्त हैं, हमारी गाय हैं या भैंस हैं, इनके लिए क्या योजनाएं हैं? देखिए, इसके लिए भी मेरा विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। विभाग के अंतर्गत आज की तारीख में लगभग 1600 से अधिक गौशालाएं हैं जो संचालित होती हैं, जिनको हम लोग अनुदान अभी दे रहे हैं उनको, और साथ में उनका मैनेजमेंट की भी हम लोग बात करते हैं उनको, जिससे कि जो सड़क पे गायें घूमती हैं, एनिमल घूमते हैं, उनको गौशालाओं में लेके आ जाएं। और ये जो गौशालाओं का संचालन है ये विभाग नहीं कर रहा, इसमें जो हमारे स्वयंसेवी संस्थान हैं वो कर रहे हैं, इसमें जो हमारे नगरीय निकाय हैं वो कर रहे हैं, ग्राम पंचायतें कर रही हैं, और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो इसका संचालन करते हैं।
तो आज की तारीख में लगभग 2.5 लाख के आसपास एनिमल हैं जो हमारी गौशालाओं में निवासरत हैं। बिल्कुल। तो विभाग को इनकी चिंता है और विभाग और कोशिश कर रहा है कि कैसे हम जन सहयोग के माध्यम से इनका हम देख रेख हम लोग इसके लिए करें। इसके लिए सर, अगर कोई चाहता है कि कोई पशु आवारा है या उसे मदद की आवश्यकता है तो कोई हेल्पलाइन नंबर? नहीं, देखिए हमारी एक विभाग की हेल्पलाइन नंबर 1962 है, 1962 है, जिस पे कोई भी फ़ोन करके पशु उपचार के लिए मांग कर सकते हैं, आवारा पशुओं के लिए वो संदेश दे सकते हैं। तो विभाग कोशिश करती है कि उस वेबसाइट के माध्यम से और उस जो कॉल नंबर है हमारा उसके माध्यम से हम लोग मदद करें उसको। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को। अब हम बात करना चाहेंगे कि आप इतने महत्वपूर्ण पद पर हैं, अपर मुख्य सचिव पद पर हैं, पशुपालन और डेयरी विभाग आप देख रहे हैं। जी। क्या संदेश हमारे किसान भाइयों को देना देखिए, मैं चाहते हैं? किसान भाइयों के लिए यही कहूँगा कि ये जो सेक्टर है पशुपालन का, ये बहुत ही पुराना सेक्टर है और इसमें रोजगार की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। किसान भाइयों को अगर अपनी आय दुगुनी करनी है तो सामान्य कृषि से नहीं हो पाएगी, तो हमको पशुपालन की तरफ जाना पड़ेगा और अधिक से अधिक दूध उत्पादन हम लोग करें, साथ में जो जिससे कि न्यूट्रिशन भी प्राप्त हो सके और रोजगार भी प्राप्त हो सके। आपने बहुत गहन चर्चा की, जी, बहुत जी, जी। अच्छे विस्तार से हम लोगों को ये सब चीज़ें बताई आपने। जी, जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया। किसान भाइयों, अब कार्यक्रम में वक्त है खबरें खेती सुनने का। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन के आज के अंक में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। गेहूं के निर्यात की अपार संभावनाएं, वैज्ञानिक तरीके से करें अदरक की खेती, मछली पालन से बढ़ी आय, मधुमक्खी पालन की मिसाल बनी सुश्री धाकड़। अब समाचार विस्तार से। गेहूं के निर्यात की अपार संभावनाएं। मध्य प्रदेश देश के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक प्रदेशों में अव्वल स्थान पर है। मध्य प्रदेश में गेहूं के निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश में गेहूं के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के सिलसिले में आज मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर इजिप्ट के वरिष्ठ अधिकारियों का दल इंदौर आया। यहां उन्होंने निर्यातकों और व्यापारियों तथा अधिकारियों से गेहूं के संबंध में चर्चा की। उन्होंने गेहूं के भंडारण, उसकी शुद्धता और गुणवत्ता के संबंध में भी विस्तार से जानकारी ली। इजिप्ट के दल ने चर्चा के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश से गेहूं के निर्यात के संबंध में व्यापक स्तर पर विचार विमर्श जारी है, गंभीरता से पहल की जा रही है। चर्चा के दौरान बताया गया कि मध्य प्रदेश के व्यापारी और निर्यातक इजिप्ट जाकर निर्यात की पहल को अमली जामा देंगे। वैज्ञानिक तरीके से करें अदरक की खेती। अदरक एक शाकाहारी बारहमासी पौधा है जिसका उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है। भारत अनादिकाल से मसालों का घर रहा है। यह बीज मसालों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है, जिसकी खेती देश में विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में व्यापक रूप से की जाती है। प्रमुख बीज मसालों की फसल की खेती राजस्थान, गुजरात राज्य में और कुछ हद तक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में की जाती है। भारत लगभग 9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 5 से 6 लाख टन के उत्पादन के साथ बीज मसालों का उत्पादन करता है। मसालों के इस समूह का देश में कुल क्षेत्रफल और मसालों के उत्पादन का लगभग 36% और 17% हिस्सा है। मछली पालन से बढ़ी आय। भोपाल जिले के एक कृषक ने शासन की योजनाओं का लाभ उठाकर सिर्फ आधा हेक्टेयर के तालाब में मछली पालन कर अल्प समय में ही 20 लाख की शुद्ध कमाई की है। यह खुशियों की दास्तां है बैरसिया के ग्राम गोलकुंडा के मत्स्य कृषक अभय मिश्रा की। किसान श्री मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2019-20 में मछली पालन विभाग भोपाल के मार्गदर्शन में स्वयं की भूमि पर मछली पालन हेतु आधा हेक्टेयर में 2 तालाब का निर्माण किया गया, जिसमें एक तालाब में 3.75 लाख कोई कार्प का संचयन किया गया, जिसका उत्पादन 40 टन लिया गया। दूसरे तालाब में 60,000 पेंगेशियस का मत्स्य बीज संचयन किया गया, जिसका उत्पादन 52 टन लिया गया। उन्होंने बताया कि मछलियों के आहार के लिए उच्च प्रोटीन युक्त 95 टन फ्लोटिंग फिश फीड का उपयोग किया गया। उन्होंने अपनी निजी भूमि में निर्मित तालाब में उच्च घनत्व से मत्स्य बीज का संचयन किया,
जिसके लिए उन्होंने आधुनिक वाटर फिल्टर का उपयोग किया, जिसकी जल क्षमता 1 लाख लीटर प्रति घंटा है। साथ ही दोनों तालाब में ऑक्सीजन मात्रा बढ़ाने के लिए श्री मिश्रा द्वारा एरिएशन पंप, एरो ट्यूब का उपयोग किया गया। मत्स्य पालन से संबंधित सभी जलीय पैमाने एवं सभी उपयुक्त उच्च प्रबंधकीय गतिविधियों का पालन किया और समय समय पर मछली पालन विभाग की मदद से उन्होंने यह कारनामा कर दिखाया। मधुमक्खी पालन की मिसाल बनी सुश्री धाकड़। नीमच जिले की जावत तहसील के ग्राम अठाना निवासी सुश्री मीनाक्षी धाकड़ ने मधुमक्खी पालन का व्यवसाय कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होकर महिला सशक्तिकरण की मिसाल कायम की है। उन्हें 25 लाख रुपए का ऋण प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तहत मिला। सुश्री मीनाक्षी धाकड़ ने ऋण राशि का सदुपयोग कर अपने व्यवसाय को स्थापित कर स्वरोजगार पाया है। गांव की अन्य महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ा है। सुश्री मीनाक्षी धाकड़ ने सफल व्यवसायी बनकर आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है। धन्यवाद किसान भाइयों, नमस्कार।